Good morning, students. Today we are going to start the new chapter of social science, that is chapter number 3, Movement Towards a New World. अगर ये चैप्टर आपका ऑलरेडी हो चुका है तो नो इशू, कंसिडर इट एज अ रिविजन. तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड मीन्स जो वर्ल्ड वॉर्स या जो भी लड़ाइयाँ हो रही थी उसके बाद से जो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड जो हो रहा था कि लोगों का नए उसमें मतलब द पीपल आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में इन सब में दिया है. और उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. तो लेट्स बिगिन. ग्लोबल ट्रेंड्स बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स. पहला ग्लोबल ट्रेंड जो ट्रेंड चला था दो वर्ल्ड वॉर के बीच में, उसके बारे में है. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीपल बिकेम इकोनॉमिकली पुअर. The immediate government in power were unsuccessful in improving this condition. People lost trust in democracy. Dictatorship began in some countries, which became a driving force for the Second World War. Let's study the following series of events in this respect. क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से? ऑब्वियसली बिकॉज देयर वर लॉट्स ऑफ लॉस्ट ऑफ मनी, मीन्स फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से लोग फाइनेंशियली बहुत गरीब हो गए. और गवर्नमेंट के पास द इमीडिएट गवर्नमेंट्स इन पावर वर अनसक्सेसफुल इन इम्प्रूविंग दिस कंडीशन. और जो उस वक्त की जो सरकार थी वो इस कंडीशन को इम्प्रूव करने, मतलब लोगों की पॉवर्टी को कम करने या दूर करने में अनसक्सेसफुल रही. और बिकॉज ऑफ दिस द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, जो लोगों का ट्रस्ट था डेमोक्रेसी से, वो ख़त्म हो चुका था. और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ पे डिक्टेटरशिप हो चुका था. डिक्टेटरशिप मीन्स शासन काल लोगों के चलने लगे थे. मतलब कुछ ऐसी पावरफुल ग्रुप होते थे जो कंट्रोल करने लगते थे. तो दिस इज़ डिक्टेटरशिप. और इसकी वजह से ऐसा लगने लगा था कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा. तो ये जो सारे इवेंट्स हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, उन इवेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पहला है फासिज्म इन इटली. इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर Italy was on the side of the winning nations and fought for those nations. It incurred a massive expenditure of $12 billion, lost lives of 6 lakh soldiers. क्या हुआ? पहले वर्ल्ड वॉर में जो इटली था उसने किसके फेवर में, जो देश ज़्यादा वॉर में ज़्यादा आगे था उसके साथ था, और दूसरे नेशंस से उसने युद्ध किया. और इसमें $12 बिलियन का एक्सपेंडिचर हुआ, यानी इतना फाइनेंशियली खर्चा हुआ, और जिसमें 6 लाख सोल्जर्स की डेथ हुई. Yet the other winning nation took over the choicest territories, ignoring Italy. Italy was angry and frustrated. अब जब इतना नुकसान हुआ तो इटली के अंदर क्या हो गया? फ्रस्ट्रेशन हो गया और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया. और जो क्या बोलते हैं, उसके अंदर जो गुस्सा था, इसने बहुत ज़्यादा उसका गुस्से का रीज़न ये था कि दिस कंट्री इटली सपोर्टेड द कंट्री which was the winning country that time. मीन्स जो नेशन बहुत आगे था युद्ध में, उसके साथ वो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उसका बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, बहुत गुस्सा उसके अंदर भर गया और वो फ्रस्ट्रेशन आ गया. इट्स नेशनलिस्टिक feeling was hurt, for which Italians considered its government responsible and was more than eager to avenge this national humiliation as soon as possible. In order to salvage Italy from such a dire situation, Benito Mussolini launched a fascist party.
He adopted a bundle of sticks and X as the symbol of his party. Fascism has evolved from the Italian word fascismo or fasces, which means absolute control of the state on all things. अब क्या बोले, जब ये गुस्सा उनके अंदर भर गया तो अब उनके अंदर वो फीलिंग जागने लगी। वो जो गुस्सा आने से उनको इस बात का गुस्सा था कि उनके नेशनलिज्म, जो राष्ट्रीयता थी, उसको हर्ट हुआ था, और इस वजह से उन्होंने क्या किया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो नुकसान हुआ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी गवर्नमेंट में डाल दी। और अब वो चाहने लगे कि अब हम मजदूरी नहीं करेंगे, मीन्स वी विल नॉट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट। और फिर वहाँ पे बेनिटो मुसोलिनी करके एक पार्टी, एक लीडर हुए जिन्होंने एक पार्टी तैयार की, ग्रुप ऑफ पीपल तैयार किया, और उस पार्टी का नाम रखा फासिस्ट पार्टी। और उस पार्टी का सिंबल क्या था, अ बंडल ऑफ स्टिक और एक्स यानी कुल्हाड़ी। तो उन्होंने उसको उसका अपनी पार्टी का सिंबल बनाया। और उस फासिज्म का मतलब क्या बताया है, फासिज्म मीन्स कि जिस भी पार्टी या ऐसा ग्रुप जिसका पूरे स्टेट या कंट्री पे पूरी तरह से कंट्रोल हो, उसको कहते हैं फासिज्म। Mussolini maxim was one party, one leader. He gave military training to his party volunteers who wore black uniform. After coming to power, Mussolini captured Rhodes and Dodsen's island from Turkey. He also won Albania, Abyssinia, and Foum port in 1924. After these victories, Mussolini snapped all ties with the League of Nations and joined the Rome-Berlin Tokyo axis. Thus, Italy became responsible for the Second World War. क्या हुआ, जैसे ये पार्टी बनी तो अब इस पार्टी के जो लीडर थे, कौन थे, बेनिटो मुसोलिनी। उन्होंने अपने ही पार्टी के, उनका अब ये मानना हो गया कि वन पार्टी और वन कंट्रोल। तो उन्होंने क्या किया, वन पार्टी वन लीडर का उनका स्लोगन हो गया कि एक ही पार्टी रहेगी और वो पार्टी ही पूरे स्टेट या पूरी कंट्री पे लीड करेगी। और उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, और उनका यूनिफॉर्म था पूरा ब्लैक यूनिफॉर्म। और जैसे ही वो पावर में आए, उन्होंने अलग अलग आइलैंड्स को पे हमला करना शुरू कर दिया और उनको अपने कब्ज़े में ले लिया। जैसे कि तुर्की का जो रोड्स और डोडेसेंस है आइलैंड है, इसको उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया। फिर उसके बाद से इन्होंने अल्बानिया, अबिसिनिया, इन सारी जगहों को भी जीत लिया। और जैसे ही इनको कामयाबी मिलने लगी, इन्होंने क्या किया, रोम ज्वाइन कर लिया। मतलब जो अपनी पार्टी है वहाँ से निकल के रोम ज्वाइन कर लिया। और इस तरह से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिल गई, कौन हो गया इसका रिस्पॉन्सिबल, इटली हो गया। अब हम देखेंगे नाजिज्म इन जर्मनी। जर्मनी हैड लॉस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत बुरी तरीके से जर्मनी हारी थी, और जिसकी वजह से उसको सरेंडर करना पड़ा था। तो वही है, जर्मनी हैड लॉस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट वॉज इकोनॉमिकली रूइंड, Paris peace process had compelled Germany to sign the Treaty of Versailles. Germany were extremely angry with this unjust treaty. Adolf Hitler joined the National Socialist German Worker Party in 1919. This party came to be known as the Nazi Party. The Nazi philosophy included nationalism and socialism. After the death of the German president Hindenburg, Hitler assumed the post and established his dictatorial rule. He adopted stern and aggressive policies and led the Germans toward narrow nationalism. Germans considered Hitler as a Führer यानी savior.
अब ये क्या हुआ जर्मनी में, जैसा कि मैंने बताया था, जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरे तरीके से उसकी हार हुई थी, उनका बहुत सारा नुकसान हुआ था और फाइनेंशियली वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, जिसकी वजह से जब वो हारे तो उनको एक ट्रीटी साइन करना पड़ा था और उनके अंदर एक गुस्सा, बदले की भावना अंदर ही अंदर जाग रही थी। और इस बदले की भावना ने क्या किया, बहुत बुरा रूप लिया। और वो क्या हुआ, जैसे ही एक पार्टी इन लोगों ने तैयार की जिसको नाजी पार्टी कहते हैं, और उसको किसने ज्वाइन किया था, एडोल्फ हिटलर ने सोशलिस्ट जर्मन का में को ज्वाइन किया था। और उन्होंने उस पार्टी ने जो है वर्कर्स पार्टी इन 1990, जो हिटलर थे उन्होंने क्या किया था, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी को 1919 में ज्वाइन किया और इस पार्टी को ही आगे जाके नाजी पार्टी का नाम दिया गया। मतलब जर्मनी में एक पार्टी चलती थी जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन, और उस पार्टी को हिटलर नाम के एक बंदे ने ज्वाइन किया और इस पार्टी को आगे जाके नाजी पार्टी का नाम दिया गया। और इसकी फिलॉसफी क्या थी, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, जो कि सिर्फ नाम के लिए थे, नेशनलिज्म और सोशलिज्म। वहाँ नाजी का मतलब ये है कि किसी एक इंडिविजुअल प्रजाति या इंडिविजुअल लोगों के लिए ही जो सोचती है ऐसी पार्टी। तो इसमें क्या हुआ कि नेशनलिज्म और सोशलिज्म इस पार्टी की फिलॉसफी थी। और जैसे ही जर्मन प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की डेथ हुई तो हिटलर को क्या कर दिया गया, उनकी पोस्ट पे बैठा दिया गया और उसको सारा कंट्रोल दे दिया गया। और जैसे ही हिटलर उस पावर में आया, उन्होंने क्या किया, ही अडॉप्टेड स्टर्न एंड अग्रेसिव पॉलिसीज, मीन्स बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत मतलब ऐसी पॉलिसीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस हो, मतलब अंदर ही अंदर बदले की भावना हो, बहुत ही स्टर्न हो कि नहीं हमको ये करना है तो चाहे मार के मर के कुछ भी करना हो हम करेंगे, ऐसी पॉलिसीज़ उन्होंने इन्वॉल्व की। और जर्मन के लोग हिटलर को सेवियर के नाम से जानने लगे। मतलब अब वहाँ के लोगों को ये लगने लगा कि हिटलर एक ऐसा बंदा है जो हमें कामयाबी दिला सकता है, जो हमें सक्सेस दिला सकता है, जो हमें बचा सकता है इन द सेंस हर मामले में, फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कर सकता है, हमें सक्सेस मिल सकती है, जो स्ट्रेंथ है उसमें हमें सक्सेस मिलेगी, मीन्स जो उसकी पॉलिसीज़ थी उससे वहाँ के लोग बड़े खुश थे। Nazi soldiers were blue military uniform and stuck a red strip on their shoulder and wore a symbol of swastika. Hitler's authoritarian and militarist nature became obvious after coming to power. His main aim was the emergence of Germany as a major power. In the name of purification of the German race, his policies were targeted at exterminating Jews, Gypsies, and mentally challenged people. By the end of the Second World War, innumerable European Jews lost lives, which is known as Holocaust. Hitler's expansionism, military action against neighboring countries, and the policy of exterminating certain groups led to the Second World War and became an important reason for the same. क्या हुआ, जैसे ही नाजी सोल्जर जैसे ही हिटलर को कंट्रोल मिला तो जर्मन के लोग बड़े खुश हो गए। उनको ये लगने लगा कि अब हमें उसकी पॉलिसीज़ देख के लोगों को लगने लगा कि अब हम पावरफुल बन सकते हैं। और उनकी जो पार्टी थी, जो हिटलर की पार्टी थी, वो ब्लू मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनती थी, उनके शोल्डर पे रेड स्ट्रिप लगे होते थे और उनका सिंबल क्या था, स्वास्तिक सिंबल था। और हिटलर के जो नेचर था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना अग्रेसिव, इतना उसके नेचर में ही लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ था, और जिसकी वजह से वो पावर में आया था। और उसका मेन एम क्या था कि जर्मनी को सबसे पावरफुल बनाना। और इन द नेम ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द जर्मन रेस, हिज पॉलिसीज वर टारगेटेड टू एक्सट्रीम। और
प्यूरिफिकेशन के नाम पे उसने क्या किया, उन जो हिटलर है उसका मेन टारगेट कौन था, ज्यूस लोग थे, और मेंटली चैलेंज जितने लोग थे उन पे वो टारगेट करता था। और मींस उनको ही वो नुकसान करता था। उसको जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी उसका टारगेट था नेबरिंग कंट्रीज़ को जीतना। उसका टारगेट था जो मेंटली चैलेंज्ड पीपल हैं, वो उस जो हिटलर है उसकी सोच ये थी कि जो मेंटली चैलेंज्ड पीपल हैं दे आर गुड फॉर नथिंग, तो इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, तो वो उनको मार देता था। ज्यूस लोग उसके टारगेट थे। उसका ऐसा मानना था कि ज्यूस हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली जाति है। मीन्स उसके अंदर ये फीलिंग बहुत ज़्यादा थी कि जो लोग और उसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती थी नेबरिंग कंट्रीज से। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्यूमरेबल यूरोपियन ज्यूज लॉस्ट लाइव्स। क्या हुआ, क्योंकि हिटलर के अंदर ये फीलिंग थी ज्यूज को लेके, तो वर्ल्ड वॉर के सेकेंड तक मैक्सिमम जो ज्यूज थे उन्होंने उनकी डेथ हो चुकी थी, यानी उनको मार दिया गया था। Hitler's expansionism, military action against neighboring countries and the policy of exterminating certain groups led to the Second World War and became an important reason for the same. सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ इस हिटलर के ही लीडरशिप में, और इसका जो रीज़न था वो जैसा मैंने ऊपर मेंशन किया कि हिटलर की पॉलिसी क्या थी, इसका ये मेन रीज़न था। नेक्स्ट, मिलिट्रिज्म इन जापान। अब हम देखेंगे कि जापान के मिलिट्रिज्म कैसी थी। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस 1919, Japan did not get the benefit of the provinces of China as expected. England and France distributed many regions of Germany between them. अभी आपको बताया था एक ट्रीटी साइन हुई थी जो जर्मनी ने साइन की थी, उसमें क्या था कि जापान डिड नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ चाइना एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जापान और चाइना ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ऐसा मानना था कि उन्होंने ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं किया था, तो उस ट्रीटी में ये मेंशन किया गया था कि किसी भी तरह के कोई भी बेनिफिट्स जापान और चाइना को नहीं दिए जाएंगे। इंग्लैंड एंड फ्रांस डिस्ट्रीब्यूटेड मेनी रीजन्स ऑफ जर्मनी बिटवीन देम, जैसा कि उसमें मेंशन था फिर भी बहुत सारे जो रीजन हैं वो जो जर्मनी ने क्या किया, बहुत सारे रीजन इंग्लैंड और जापान को अपने दे दिए, क्योंकि ये जो ट्रीटी साइन हुई थी किसके साइन हुई थी, जर्मनी ने साइन की थी, क्योंकि जर्मनी का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत बुरे तरीके से जर्मनी हारी थी, उनका बहुत बुरा लॉस हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया था, अपने आप को सरेंडर किया था। जब उन्होंने देखा कि अब वो जीत नहीं सकते हैं तो उन्होंने क्या किया था, ट्रीटी साइन की थी, अपने आप को सरेंडर कर दिया था। और जापान और चाइना, उसमें ये लिखा हुआ था कि जापान और चाइना को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर भी इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या किया, जब जर्मनी के बहुत से रीजन को जापान और फ्रांस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जापान वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड विद दिस। मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और जो पोर्शन रीजन जर्मनी का जापान को मिला, उससे जापान क्या था, खुश नहीं था। इन द 1921-22 Washington meet, Japan had to agree to have only 35% of the English and American naval force. Japan also had to vacate the island of Sakhalin and Siberia. The Japanese youth was angry at this. During this time, there were elections in Japan and the parties supporting militarism got the majority. क्या हुआ, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो जिसकी वजह से जापान खुश नहीं था। फिर 1921-22 में वाशिंगटन में एक मीट हुआ जिसमें जापान को यह अग्री करना था, क्या, जापान हैड टू अग्री टू हैव ओनली 35% ऑफ द इंग्लिश एंड अमेरिकन नेवल फोर्स। क्या मिलना था, उनको ये अग्री करना था कि उनको सिर्फ जो इंग्लिश और अमेरिकन नेवल फोर्स है वो सिर्फ 35% ही मिलेगी। और जापान ऑल्सो हैड टू वेकेट द आइलैंड ऑफ सैकलिन एंड साइबेरिया।
उनको क्या करना था कि जो आइलैंड है सकलिन और साइबेरिया का, वो भी उनको विकेट करना था। द जापानीज यूथ वॉज एंग्री एट दिस। और इस मीट में जो अग्रीमेंट हुआ, इससे जो जापान की यूथ थी, जो जापान की जो जनरेशन थी, उसको बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई, क्योंकि दे वर नॉट हैप्पी, दे वर फोर्स टू डू दिस। उनसे फोर्सफुली ये करवाया गया कि आपको सिर्फ 35% में ही खुश रहना पड़ेगा। During this time, there were elections in Japan and the parties supporting militarism got the majority. और उस टाइम पे जापान में क्या हो रहा था, इलेक्शन का टाइम था, और पूरे जापान ने क्या किया, पूरी पार्टी ने किसको दिया, किसको सपोर्ट किया, मिलिटरिज्म को सपोर्ट किया, और वो मेजॉरिटी मिलिटरिज्म को मिली। द मिलिट्री नेशनलिज्म ऑफ जापान अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म। Japan did not get a permanent place in the League of Nations. The Western country could not stop the imperialist activities of Japan. Japan captured Manchuria and established Manchukuo government. Also, it captured Korea, Mongolia, Shantung and some provinces of China. अब क्या हुआ, जब मेजॉरिटी में मिलिट्रिज्म को सपोर्ट मिला, तो जो वहाँ की जो जापान की मिलिट्री नेशनलिज्म जो थी, उसने क्या किया, एक पॉलिसी एडॉप्ट की। वो पॉलिसी थी एक्सपेंशनिज्म। एक्सपेंशनिज्म यानी अपने आप को बढ़ाने वाली पॉलिसी, आगे और आगे बढ़ने की, यानी किस तरह से बढ़ाना, अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टेट को, अलग अलग कंट्रीज़ के कुछ पोर्शंस को कैप्चर करने का। और अभी भी जापान को क्या हुआ था, परमानेंट प्लेस नहीं मिला था लीग नेशन में। The Western countries could not stop the imperialist activities of Japan. जापान ने क्या किया, मंचूरिया को कैप्चर किया और इस्टेब्लिश किया मंचूको गवर्नमेंट। जापान में हम नाम शुरू से ही ऐसे ही रखे जाते थे, ऐसे ही नाम हुआ करते थे, मंचूरिया, मंचूको गवर्नमेंट। तो ये मंचूरिया को कैप्चर किया उन्होंने, और वहाँ पे किसका इस्टेब्लिशमेंट किया, मंचूको गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो कि 1932 में हुआ। जापान ने और किसको कैप्चर किया, किस पे कब्जा किया, कोरिया पे भी कब्जा किया, मंगोलिया पे कब्जा किया, शांतुंग करके जो प्लेस है वहाँ पे भी कब्जा किया, और चाइना के कुछ एरियाज़ में भी अपना अस्तित्व बनाया। It improves its relation with Germany and Italy and let loose its string of imperialism. After Emperor Meiji, Emperor Hirohito also encouraged these activities of Japan. Thus, Japan snapped all its ties with the League of Nations. अब जब इन्होंने इन सारी जगहों पर कैप्चर किया, कुछ चाइना के कुछ प्रोविंसेस को भी अपने कब्जे में ले लिया, तो इनका रिलेशन जर्मनी और इटली से बहुत अच्छा हो गया। और जो एम्परर मीजी और एम्परर हिरोटे ने भी इनकी इन एक्टिविटीज़ को क्या किया, बहुत ज़्यादा एनकरेज किया। और इस तरह से जापान जो है लीग नेशन में आ गया। वो कब आया, 1933 में। अब हम देखते हैं ग्लोबल डिप्रेशन। व्हाट इज़ ग्लोबल डिप्रेशन, जो कि हुआ था 1929 से 32 के बीच में। ग्लोबल डिप्रेशन मीन्स, डिप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा गहराई में जब इंसान चला जाता है। तो ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ, इससे सिर्फ कुछ देश नहीं, लगभग पूरे ही सारा ही जो वर्ल्ड है वो सब डिप्रेशन में जा चुके थे, सब नुकसान सह रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस हो ही रहा था, जिसकी वजह से सब डिप्रेशन में थे। इस वजह से इसको नाम दिया गया ग्लोबल डिप्रेशन। The heads of most of the European nations had the belief that with the end of the First World War, even the post-war problems of the world will come to an end. But this proved wrong. Suddenly, a large number of shares began to be sold in the Wall Street stock market, causing the stock market to crumble. This was called as the Wall Street crisis by the critics. क्या हुआ, जैसे ही यूरोपियन नेशन, at the head of the most of the European nation had the belief, उनका क्या belief था
कि that with the end of First World War, even the post-war problems of the world will come to an end. उनका ऐसा बिलीव था, यूरोपियन नेशन का ये मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ के एंड तक या फिर वर्ल्ड वॉर के बाद ख़त्म होने तक सब कुछ, मतलब जितनी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये सही नहीं हुआ, ये जो मानना था वो गलत साबित हुआ। अचानक से क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स बिगेन टू बी सोल्ड इन द वॉल स्ट्रीट। लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स यानी इन लोगों को लग रहा था कि नुकसान जो है वर्ल्ड वॉर के एंड तक सब सही हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर के एंड तक या वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जितने लॉसेस हैं वो सब सेटल्ड हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे शेयर ऐसे सोल्ड हुए जैसे रोड के किनारे कुछ बिक रहा हो, और इसको क्या कहा गया, वॉल स्ट्रीट क्राइसिस कहा गया। This crisis shook the whole world and shattered the economic condition of the nation. और इस क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया क्या हो चुकी थी, हिल चुकी थी, और इसका बहुत बुरा, इसकी वजह से पूरी दुनिया की बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी थी। और इसने क्या किया था, ग्लोबल डिप्रेशन को बर्थ किया था, यानी पूरी दुनिया डिप्रेशन में जा चुकी थी। Most of the nations of the world were affected by this. Even a superpower like Great Britain had to sacrifice its policy of keeping gold reserve against its currency pound. This affected the other nations of the world and international trade and industry. Prosperous nations like America also had to impose strict measures. Global trade was reduced to half. Thus, World War II started getting its outline. क्या हुआ, इस क्राइसिस जो वॉल स्ट्रीट क्राइसिस हुआ था, इसकी वजह से पूरी दुनिया बहुत इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी, मींस बहुत पुअर हो चुकी थी, पूरी दुनिया हिल चुकी थी, सब बहुत शॉक्ड थे, और इस वजह से इसको नाम दिया गया ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन। और इसका इफ़ेक्ट हर वर्ल्ड मींस दुनिया के हर कोने पे हुआ और हर किसी को हुआ, यहाँ तक कि जो सुपर पावर कंट्री था यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, उसको भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा। और इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, ट्रेड पे भी बहुत ज़्यादा, इंसान के मेंटल लेवल को भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ था, और इस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. In next class we will continue the same chapter. If you have problem in this topic, then you can ask me. Till then, take care. Have a nice day.